एक और जहां उत्तर प्रदेश का संभल सुर्खियों का विषय बना है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 500 साल पहले आक्रांता बाबर ने एक कमांडर अयोध्या और संभल में मंदिर तोड़वाए थे, अब बांग्लादेश में वही काम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि चंद मुट्ठी भर आक्रांताओं की वजह से देश गुलाम हुआ था, अगर हम एक हुए होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। विदेशी आक्रांताओं के ही जीन वाले लोग जो हैं आज समाज को जातियों में बांट रहे हैं। बांटने वालों ने दुनिया के कई देशों में अपनी संपत्तियां खरीदी हुई हैं और संकट के समय ये वहां भाग जाएंगे। आखिर कब तक हिंदुस्तान इन बाबर प्रेमी जिहादियों का अत्याचार सहता रहेगा? क्या हिंदुओं की भी अपने अंदर छिपे छत्रपति शिवाजी महाराज को जगाने की बारी आ गई है? आज सवाल इसी पर होगा, आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ और विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आए, वो आपको सुनवाते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। डीएनए पर ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को कर रही है, और जो जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है। कल राहुल जी जा रहे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी जा रही थी, उसके पहले 2 तारीख को हम लोग भी जाने के प्रयास किए, पर जाने नहीं दिया गया। सुने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। अजय राय साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि कल कांग्रेस ने एक लेटर जारी करके तमाम चीज़ों को भंग किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तीनों के बयान और उन बयानों की मंशा क्या है आप समझ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डीएनए जांच मत करवाइए भाई, डीएनए करवाना है तो हम लोगों की जांच करवाइए। तो इस तरह से तंज कसा जा रहा है। लेकिन किस परिदृश्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा वाक्य जो है, ये पूरा जो बात की है, उसको कोट किया है, उसके मायने आपको समझने चाहिए। हर दिन वीडियोज आ रही हैं बांग्लादेश से, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, देवी देवताओं के साथ किस तरह का सुलूक किया जा रहा है, और यही लगभग स्थिति जो है संभल में हुई, तो उसी को उन्होंने कोट करते हुए यह बयान दिया है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश प्रजापति जी जुड़ गए मेरे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और नेता। और मेरे साथ सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, वो जुड़ेंगे। उनसे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत आलोक वत्स साहब आपके साथ करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और उस बयान में उन्होंने कहा कि जो डीएनए बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का, लोगों का है
जो कर रहे हैं वही डीएनए संभल के लोगों का है। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आ गया, लेकिन उसके बाद अब उस पर राजनीति हो रही है। डीएनए को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से आरोप लगा रही है आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये प्रायोजित घटनाएं हैं जो संभल में हुई हैं। बत्त साहब, ठीक है विकास जी, अगर वो प्रायोजित घटनाएं हैं तो इसका प्रयोजन कर कौन रहा है, इसी पे आ जाइए। अभी आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, वो जितने भी लोग हैं उसको देख के कोई समझ जाएगा, उस फोटो को देख के ही समझ जाएगा कि किस समुदाय के लोग हैं। टोपी पहने हुए हैं, लुंगी पहने हुए हैं, ये सारा दर्शा रहा है कि वो कौन लोग हैं। और जिस तरीके से वो रोड़ेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने इसको पहले से ये रोड़े इकट्ठा करके रखे थे, पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। नहीं तो इन तंग गलियों में 27 गलियां हैं वहां पे, और सारी गलियां तंग है। एक रोड को छोड़ के और किसी रोड में 4 व्हीलर का मूवमेंट भी नहीं हो सकता आसानी से। तो ये पत्थर आए कहां से? प्रायोजित था, पूर्व नियोजित था, इनको ये करना था। तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ कर रहे हैं सही में। और यही हो रहा है बांग्लादेश में, लोकतंत्र के खिलाफ वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो दोनों का डीएनए तो सेम है, दोनों वही काम कर रहे हैं जी, दोनों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा आदित्य योगीनाथ जी ने कि इनका डीएनए एक है जी, इनका काम है टेररिज्म। चाहे डीएनए कनेक्शन बांग्लादेश से लेकर संभल तक मुख्यमंत्री ने जिक्र कर दिया है। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा थोड़ा वक्त जो है वो लगा है, लेकिन इस बयान के मायने आपसे जानना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री ने किया है और जिस परिदृश्य में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पे हो रहे हैं वही संभल में हुए हैं, डीएनए एक है। देखिए विकास जी, एक तो जो डीएनए है, जिस संदर्भ में जब ये कहा जाता है तो न तो ये बायोलॉजी का विषय है और न ही ये कोई खून टेस्ट कराने का विषय है। जब एक सी प्रकृति और प्रवृत्ति के विभिन्न लोगों की हम तुलना करते हैं, उनकी समानता की जब हम तुलना करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई इन लोगों का डीएनए एक है। डीएनए एक है का मतलब है कि उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति एक जैसी है जी। अब जो अयोध्या में हुआ, जो संभल में आज पहले हुआ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, तो उसको जो लोग कर रहे हैं उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति एक ही है, वो बदली नहीं है 500 साल में। ठीक है कि उनको अपने भीड़ तंत्र के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, और जो हिंदू हैं उनके मंदिरों पर अत्याचार करना है, उनकी महिलाओं पर अत्याचार करना है, उनके पुरुषों पर अत्याचार करना है, उस समाज को नेस्तनाबूद करना है, सनातन को मिटाना है। वही प्रवृत्ति और प्रकृति तीनों जगह एक है। तो इसलिए उन्होंने उस संदर्भ में कहा है कि आप गफलत में नहीं रहिए कि भाई 500 पहले जो था वो आज नहीं है, वो आज भी वही का वही है। इन लोगों की प्रवृत्ति और प्रकृति, तीनों घटनाओं को आप देखेंगे तो वो एक है। और वो प्रवृत्ति और प्रकृति है सनातन को नष्ट करना और उसके लिए भीड़ तंत्र और हिंसा का उपयोग करके और आप पर हमला और आक्रमण करना। एक बात। दूसरी बात आपको जो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कही, बटने बांटने के कॉन्टेक्स्ट में, वो उनका ये मतलब था कि जब बाबर आया तो उसके साथ कितने लोग थे, जब ये आक्रांता आए तो उनके साथ कितने लोग थे, फिर भी वो लोग बहुमत होते हुए भी आप पर क्यों हावी हुए, आप पर क्यों मार काट की, आपके मंदिरों को क्यों तोड़ पाए? उसका कारण ये था कि यहाँ पर लोग थे जो बटने के लिए तैयार थे, उन्होंने उनका साथ दिया और उनका उपयोग करके उन्होंने वो बंटवारा किया और 100, 150, 200, 500 मुगल आए और उन्होंने आकर के इस तरह का ये कत्लेआम मचाया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आज भी वही स्थिति है। ठीक है, प्रवृत्ति और सर लौटा हूं आपके पास। ठीक है, राकेश प्रजापति साहब, डीएनए दोनों का एक बताया, जिस तरह की घटनाएं हुई उनकी तुलना भी मुख्यमंत्री ने की। उसके बाद आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन जो अभी परिदृश्य बता रहे थे सुरेंद्र स्वामी जी कि उस डीएनए का मतलब है कि दोनों तरफ प्रवृत्तियां एक सी हैं। जहां जो चीजें हो रही हैं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है, लगभग उसी तरह से, उसी पैटर्न पे चीजें संभल में भी हो रही हैं। इस बयान से क्या दिक्कत है? नहीं, बयान से दिक्कत नहीं है,
तो पता कैसे चलेगा डीएनए एक है? अरे भाई, जब किसी चीज को ये कहेंगे कि ये दोनों चीजें एक हैं, तो एक का पता तो तभी चलेगा जब उसका टेस्टिंग हो। तो टेस्टिंग करा लें। टेस्टिंग क्यों नहीं करा रहे भाई? योगी बाबा जी भी टेस्टिंग करा ले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया हम भी टेस्टिंग करा लेते हैं। और इस हिसाब से फिर पूरे देश के, देखिए, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम सनातन थे या सनातन मुस्लिम थे, आर्य कौन थे, अयूदी कौन थे, पारसी कौन थे, ईसाई कौन है, बुद्धिज्म कौन है, ठीक है ना, आज कबीरपंथी कौन है, इस देश में किसी एक विचारधारा के लोग नहीं रहते हैं। ये देश सभी विचारधारा के लोगों का है। ये देश जितना हिंदुओं का है, ये देश उतना ही मुस्लिमों का है, ये देश उतना ही अयूदियों का है, पारसियों का है, ईसाइयों का है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है, ठीक है ना। अगर कोई बाबा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री वाला आप कह रहे हैं कि अगर कोई बाबा हिंदू राष्ट्र को कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों कह रहा है भाई? भारत के संविधान में तो हिंदू राष्ट्र की कहीं बात नहीं की गई है। अगर भारत का संविधान, ये तो संविधान की अवहेलना हुई, संविधान को तोड़ने वाली बात हुई। और रही बात डीएनए की, तो भाई देखिए, ये तो पता, राकेश प्रजापति साहब, आपको लगता है वो संविधान की बात, जिस संविधान की आप जिक्र कर रहे हैं और यहाँ जो पैटर्न देखने को मिले, पत्थरबाज वाले पैटर्न, जो एसपी को मारा, जो पुलिस पर, प्रशासन पर, खाकी पर जो पत्थर मारे, वो संविधान की बात मानेंगे? संविधान को समझते होंगे? जिन बांग्लादेश का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जिक्र किया, आपको लग रहा है वो चिट्ठी पत्री वाले हैं, वो संविधान मानने वाले हैं? अगर संविधान मानने वाले होते और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को हटा दीजिए, चलिए, बांग्लादेश में उसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उसी मुस्लिम वहां की प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति भवन में घुसे और उसी शेख हसीना, वो भी मुस्लिम थी, वहां तो चलिए हिंदू कोई था ही नहीं, पर उनके भी अंतः वस्त्र लाके चौराहे पर टांग दिए ना उन्होंने। उनसे आप चिट्ठी पत्री की संभावना रखेंगे? उनसे आप संविधान की तुलना करेंगे? विकास जी, ये देश भारत देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मान्यताओं वाले लोग रहते हैं। इस देश में जितना नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। चाहे वो किसी के पक्ष द्वारा किया जा रहा हो। मैंने पहले भी आपके साथ नहीं, लावनी जी के साथ मैं कहता हूँ, लगातार मैं बराबर कहता हूँ, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा इस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं, आखिर इन्हें उकसाने वाले लोग कौन थे? आखिर जब सर्वे हो रहा था, नहीं, बांग्लादेश में जो चीजें हुई, उन्होंने कंपेयर बांग्लादेश से किया। बांग्लादेश में कौन उकसा रहा है भाई? लड़ाई आपकी शेख हसीना से थी, हिंदू मंदिरों से थी। शेख हसीना से लड़ाई थी तो हिंदू अल्पसंख्यक क्यों पिट रहा है? लड़ाई आपकी शेख हसीना और उन तमाम आरक्षण के मुद्दों से थी तो हिंदू मंदिरों को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? सवाल तो यही है ना प्रजापति जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए बांग्लादेश की सरकार को जो नियम, जो कार्य करने चाहिए, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुरेंद्र जी की आवाज बढ़ाइए, उन्हें करना चाहिए, ठीक है? बांग्लादेश में हो रहा है, करेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेशी यही तो मुसलमान है जो हिंदुस्तान में, वही बांग्लादेश में कोई नए पैदा हुए क्या? अरे आपने गांव में लकीर खींच दी, वो बांग्लादेशी हो गए, आप हिंदुस्तानी। मुसलमान तो एक है, उन मुसलमानों का चाहे उधर हो चाहे इधर हो, एक ही डीएनए है, उनकी एक ही प्रकृति और प्रवृत्ति है। यही योगी जी कह रहे हैं कि उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई आप तुर्की के मुसलमान की बात करते, आप रशिया के मुसलमानों की बात करते, तो एक बात मानी जाती है आपसे। आप बांग्लादेश की फट कहेंगे वो बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे ये, वो कहेंगे ये बांग्लादेश का मामला है, फट से आ जाएंगे। अरे बांग्लादेश के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान के डीएनए में क्या फर्क है? यही योगी जी कह रहे हैं कि यही डीएनए एक है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं जानता हूं राकेश जी, डीएनए का मतलब जो सांकेतिक रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन टीवी पे नहीं बोलेंगे राकेश जी। ये हिंदी का मुहावरा है। हाँ, हिंदी का मुहावरे बहुत से हैं सुरेंद्र जी, मुहावरे बहुत से हैं। जब भड़काऊ भाषण वहां पर लगेंगे, भड़काऊ नारे लगेंगे, तो बताइए ना, वहां भड़काऊ नारे किसकी तरफ से लगे समझ में? आप बताइए पहले। मैं बताता हूँ आप किसकी तरफ, आप मुझे जवाब दीजिए, किसकी तरफ से लगे थे? किसकी तरफ से लगे थे? नहीं नहीं ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी। भड़काऊ भाषण किसकी तरफ से पहले लगे थे? एक मिनट पहले बताइए। आप मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। संभल की मस्जिद 1920 से आईएसआई के अंडर में, पुरातत्व विभाग के अंडर में संरक्षित स्ट्रक्चर था। वहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी,
क्या कारण हुआ कि आपने एएसआई को धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया और उसमें स्ट्रक्चरल चेंज कर लिए और नियमित नमाज पढ़ के उसको नमाजियों का अड्डा बना दिया? ये कैसे हुआ आप बताइए। आप तो संविधान को मानते हैं। जब वो एएसआई के संरक्षण में थी और ये जो मुकदमा है ये आपके खिलाफ नहीं है। आपसे मेरा मतलब आप जैसे मुसलमान को मानने वाले या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये मुकदमा एएसआई के खिलाफ दायर हुआ है कि उन्होंने कैसे इस स्ट्रक्चर को छोड़ के इसमें चेंजेज होने, इसका जवाब दीजिए। किसने कराया? ये मुलायम सिंह की सरकार ने किया और फिर अखिलेश की सरकार ने किया। आप बताइए, एएसआई संरक्षित बिल्डिंग में आपने नमाज पढ़ना किसकी इजाजत से शुरू किया? आपने उसके अंदर बहुत जल्दी से 10 सेकंड में राकेश, ये जो सर्वे हो रहा है ये उसी का सर्वे हो रहा है जिसपे आपको सुरेश स्वामी जी, सुरेश स्वामी जी, चेंज किए हैं। 1952 में क्या समाजवादी की सरकार थी? वो खुद कह रही है एफिडेविट में कि समाजवादी की सरकार थी। ये हिंदू मुसलमान की बात मत करो, यहाँ पर सिर्फ ये बात करो कि आपने एएसआई की बिल्डिंग में किसके कहने से नमाज पढ़ना नारे लगे। आलोक भट्ट साहब, कानून को वो तो कह रहे हैं कि सब पुलिस की गलती है, आपको तैयार होकर जाना चाहिए था। आलोक भट्ट साहब, 1952 में क्या समाजवादी की सरकार थी? ठीक है आलोक भट्ट साहब, 10 सेकंड, मेरे पास समय बहुत कम है। अरे आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। बात तो ये है, आप केवल मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, आपके अलावा इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। और जितने भी मुसलमान, एक में रुकिए, जितने भी मुसलमान बांग्लादेश से भाग भाग के हिंदुस्तान में आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? उनका डीएनए क्या है? 11 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कौन रोकेगा? मुसलमानों को आप बैठाकर ये गलत चीजों में आप उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इस पर आपका क्या कहना है? और वो एएसआई के स्टाफ है, वो बिल्डिंग वहाँ एएसआई को जाने से रोक दिया आपने। रोकने वाले एएसआई को वो अस्त्र बिल्कुल। चलिए देखिए, समय की अपनी सीमा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमें इन मुद्दों से ऊपर उठकर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये मान के चलिए आलोक जी, जिस तरह से निर्णय भारत सरकार को लेने चाहिए थे, क्या आपको लगता है कि उतने निर्णय अभी बांग्लादेश पे लिए गए हैं, वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पे लिए गए हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।